हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आईपीसी की सेक्शन 1 से लेकर 10 तक डिफाइन करने वाली हूं और अभी हाल ही में आईपीसी में थोड़ा बदलाव किया गया है। जो 512 सेक्शंस थे उनको बढ़ा दिया गया है। वो कौन से संशोधन हुए हैं किन किन सेक्शंस में, आज मैं आप वो सभी कुछ आपको डिफाइन करने वाली हूँ। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 क्या है, ये सब मैं ट्रिक पॉइंट से आपको समझाऊंगी, तो ध्यान से सेक्शन 1 से लेकर 10 तक बने रहिएगा। 1 में है संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम भारतीय दंड संहिता और उसका विस्तार क्षेत्र कितना है वो सेक्शन 1 में पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार नियुक्त की जाएगी। अब भारत के भीतर किए गए अपराध चाहे वो जल, थल या नभ से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आपने इंडिया के अंदर, चाहे वो भारतीय हो या ना हो, अगर वो इसके अंतर्गत आता है तो वो आईपीसी के अनुसार सजा का आनुपातिक पाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको सेक्शन 2 आईपीसी में कुछ और चीजें बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कि भारत के भीतर किए गए अपराध कुछ बॉर्डर पे भी किए जाते हैं। अब बॉर्डर जो कि भारत के अंदर लगते हैं, अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का अपराध किया जाता है, वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो सी से रिलेटेड हो, समुद्र से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आईपीसी के अनुसार नियुक्त की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आईपीसी 1860 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं था। ऐसा कोई भी जो भी नियम कानून बना था वो बना है आईटी एक्ट 2000 पारित होने के बाद, यानी कि 2000 में आईपीसी के अंदर पारित हुआ था। साइबर क्राइम रिलेटेड जितने भी अपराध होते हैं, तो अगर 1860 के अंतर्गत दिया जाएगा तो वो नहीं माना जाएगा। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सिविल व दीवानी मामला भी नहीं देखा जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएफएस सेवा के अधिकारी, राजनायक, विदेशी सेना इत्यादि, इन सबों को भी सजा नहीं मिलेगी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनकी सजा देने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आप इनको सजा नहीं दे सकते हैं। तो ये थे कुछ अपवाद सेक्शन 2 के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो मैं आपको 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं सेक्शन 3 आपको डिफाइन करूँगी। सिविल और दीवानी मामले से मेरे कहने का तात्पर्य है सिविल के मामले और दीवानी के मामले, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट वगैरह। ठीक है। सेक्शन 3 क्या होता है? सेक्शन 3 होता है भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे होते हैं बुक से पढ़ते हैं एंड बुक से पढ़ने के बाद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे 3 ईयर या 5 ईयर के, तो आपके लिए ये सब सिंपल नोट्स हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे इस तरीके से बने रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो मेरी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको सेक्शन 3 के अंतर्गत बता दूं कि भारत के सीमाओं के बाहर किए गए जो अपराध होते हैं वो भी आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होंगे। उनको आईपीसी के अंतर्गत ही सजा मिलेगी। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी तो आपको और अच्छे से ये सेक्शन 3 समझ में आएगा कि भारत की सीमा के बाहर किए गए अपराध वो कैसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होंगे। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि अभी तो मैम ने बताया कि सेक्शन 2 में ऐसे होता है, अब सेक्शन 3 में बता रही सीमा के बाहर भी किए गए अपराध। अब सेक्शन 4 के साथ मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय राज्यातीत क्षेत्र, ठीक है, भारतीय राज्यातीत क्षेत्र, जैसे कि भारत में रजिस्टर्ड वायुयान है या जलयान है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, वो भारत के नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर वो किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरे कंट्री में जाता है और वहां पे कोई अपराध हो जाता है उससे रिलेटेड, तो वो अपराध माना जाएगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, उसे वहां पे सजा दी जाएगी, उसे इंडिया बुलाकर। ठीक है। आई थिंक सेक्शन 3 और 4 से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि सीमाओं के बाहर भी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसे सजा मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, वायुयान से या जलयान वो रजिस्टर्ड होना चाहिए भारत देश में, तभी वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 3 और 4 भली भांति समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
इसके बाद मैं आपको सेक्शन 5 डिफाइन करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ मेरा चैनल जाकर अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 कुछ अपवाद से संबंधित हैं। जैसे सेना के अधिकारी को आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जा सकती है, या बिजली चोरी से संबंधित वहाँ पे भी आप किसी भी व्यक्ति को आप वहाँ पे सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अब सेना के अधिकारी को आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत आप किसी भी सेना अधिकारी को वहाँ पे सज़ा दे सकते हैं। बिजली चोरी भी इसी से संबंधित है, वो बिजली अधिनियम के अंतर्गत ही उसमें सज़ा दी जा सकती है। आईपीसी के अनुसार उसमें सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आईपीसी 1860 में सेना के अधिकारी को या बिजली चोरी से संबंधित इन सब अपराधों के संबंधित आप यहाँ पे आईपीसी में किसी भी प्रकार का अपराध साबित होने पे आईपीसी के अंतर्गत सज़ा नहीं दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ धारा 5 कुछ अपवाद में ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सेक्शन 6 डिफाइन करने वाली हूँ, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेना के अधिकारी को सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत सज़ा मिल सकती है, उसी तरीके से बिजली चोरी में विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सज़ा मिल सकती है। वहाँ पे आईपीसी के अनुसार सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है? अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं आपको सेक्शन 11 से लेके 20 तक डिफाइन करूंगी, ठीक है? तो आइए बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 क्या होता है? अब सेक्शन 6 में बात करने से पहले, अगर आप लोग चाहें तो सेक्शन 1 to 5 से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको 24 घंटे के अंदर दूंगी, ठीक है? तो सेक्शन 6 में कुछ उपबंध दिए गए हैं, जिसमें कब अपराध नहीं होगा ये डिफाइन किया गया है। इन सभी सेक्शंस में जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है और लीगल लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया गया है, जिसको समझना सभी के बस की बात नहीं होती है, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं। अब सेक्शन 6 में वो उपबंध हैं, जैसे कि कब अपराध नहीं होगा। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको आगे के सेक्शंस पढ़ने होंगे। तो सेक्शन 8 की मैं बात करूँ यहाँ पे, कि लिंग की परिभाषा दी गई है सेक्शन 8 में, कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पे सेक्शन 8 में अच्छी तरीके से बताया गया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को पूरी तरीके से परिभाषित करते हुए भारतीय दंड संहिता में धारा 8 को इंगित किया गया है। अब इसके बाद मैं आपको सेक्शन 9 के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें है वचन की परिभाषा। अब वचन की परिभाषा क्या होती है, इसे बताने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि छोटी क्लासेस में 5th 6th 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वचन क्या होता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, बहुवचन और एक वचन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको थोड़ा एक लेवल ज़्यादा पढ़ना है। बहुवचन और एक वचन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से अपराध हुआ है या बहुत सारे व्यक्तियों से अपराध हुआ है। इसमें धारा 9 को अगर आप किसी रिलेट करना चाहो किसी केस से रिलेटेड, तो उसमें आप कर सकते हो, इसका हवाला देते हुए कि धारा 9 में वचन को परिभाषित किया गया है। धारा 10 में स्त्री और पुरुष की परिभाषा दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को डिफाइन किया गया है, वहाँ लिंग को डिफाइन किया गया था। अब धारा 10 में स्त्री और पुरुष को डिफाइन किया गया है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।